हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स। जो भी पुष्पीय पौधे होते हैं उनकी बाहरी संरचना किस तरीके की होती है उसको डीप में आपको समझना है। बाहरी संरचना में क्या क्या होता है आप सबको पता है कि एक पुष्पीय पौधे में जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं और फल होते हैं। लेकिन इनकी डीप स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक आपको इतना ज्यादा नहीं पता था, तो ये आपका 11th क्लास है, इसमें आपको इसके डीप स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरह से बता दिया जाएगा। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड और यही चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में आपको पौधे के अन्य भागों के बारे में बात करनी है। आपको पौधे के अन्य भागों के बारे में बात करनी है। तो आपको पता है कि कोई भी पौधा कितने भागों से मिलकर के बना होता है। किसी भी पौधे में कितने भाग होते हैं। आपके पौधे में जड़ होती है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, फूल होता है और फल होता है। जब चैप्टर को आप पढ़ना शुरू किए, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक में हमने क्या जाना कि कोई भी पौधा है वो दो भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले एक तो आपका जड़ के अंदर पाया जाने वाला भाग और दूसरा जमीन के नीचे पाया जाने वाला भाग और दूसरा जमीन के ऊपर पाया जाने वाला भाग। जमीन के नीचे आपकी पाई जाती है जड़ तंत्र यानी कि रूट सिस्टम, जो किसी भी बीज के मूलांकुर से या रेडिकल से बनता है वो जड़ कहलाती है। और जमीन के ऊपर पाया जाने वाला पार्ट जो प्लूम्यूल से डेवलप होता है। रेडिकल से डेवलप होने वाला रूट सिस्टम होता है और प्लूम्यूल से डेवलप होने वाला शूट सिस्टम होता है, यानी कि जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। ठीक है, हमको बेसिकली सबसे पहले जड़ तंत्र के बारे में जानना है, रूट्स के बारे में जानना है। रूट्स कितने प्रकार की होती हैं ये आप छोटी क्लासेस से ही जानते हैं कि रूट्स आपकी 3 प्रकार की होती हैं। मूसला जड़ आपकी मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करती है। अपस्थानिक जड़ एडवेंटिशियस रूट आपकी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का निर्माण करती है। और फाइब्रस रूट यानी रेशेदार जड़ जो है वो रेशेदार जड़ तंत्र का निर्माण करती है। इसके बारे में हमने कल के सेशन में अच्छी तरह से समझ लिया था। अब हम देखेंगे जड़ कि जो एक जड़ होता है, जड़ की प्रॉपर जो संरचना है उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो जड़ में पहला भाग जो पाया जाता है बच्चों वो होता है रीजन ऑफ रूट में। जड़ का जो पहला भाग है वो है रूट हेयर। रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं उसमें, यानी जड़ के बाहर जो छोटे छोटे जड़ों वाली जो संरचना दिखाई पड़ती है उसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। और क्या पाया जाता है उसमें, आपका पाया जाता है रीजन ऑफ मैच्यूरेशन यानी कि परिपक्वन क्षेत्र। रीजन ऑफ मैच्यूरेशन परिपक्वन क्षेत्र, वो आप रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास जो होता है वो रीजन ऑफ परिपक्वन, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन होता है। तीसरा भाग उसमें पाया जाता है मूल गोप क्षेत्र या जिसको हम रूट कैप कहते हैं। जड़ में चौथा भाग पाया जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। शब्दों पर हमेशा ध्यान देना है। बायो पढ़ते समय जो शब्द आते हैं, शब्द बहुत कुछ कहते हैं। तो आप चाहें जैसे दीर्घीकरण क्षेत्र या रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये पढ़ करके ही आपको लग रहा है वहां पे कहीं ना कहीं ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन। ऐसा रीजन जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा होता है, विभाजन जहाँ पे बहुत तेजी से होता है, विभाज्योतकी कोशिकाओं का क्षेत्र, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं आपके सामने एक जड़ का स्ट्रक्चर है। जड़ के स्ट्रक्चर ये बहुत ज्यादा जूम आउट करके आपको दिखाया गया है। जड़ का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये है मूल रोम। ये क्या है आपका, ये है मूल रोम यानी कि आपका रूट हेयर्स वाला पार्ट। ये क्या है, ये आपका रूट हेयर्स वाला पार्ट है। ये क्या है आपका मूल गोप क्षेत्र। मूल गोप क्षेत्र का मतलब ये आपका रूट कैप वाला पार्ट है। जड़ की सुरक्षा के लिए एक ढक्कन टाइप का यहाँ पर लगा रहता है, एक कवरिंग टाइप की रहती है जिसको आप रूट कैप कहते हैं या मूल गोप का क्षेत्र कहते हैं।
ये क्षेत्र आपका जो है ये परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है, यानी कि यही है आपका रीजन ऑफ मैच्योरिटी। इसको आप क्या कहते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है बच्चों दीर्घीकरण का क्षेत्र, यानी कि रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, यानी कि ये कह सकते हैं कि इस रीजन में ही क्या होता है, इस रीजन से ही लंबाई बढ़ती है, इस रीजन से ही जड़ें जो है वो लंबाई में बढ़ती, इलॉन्गेट करती हैं अपने आप को। और उसके बाद नीचे वाला ये जो छोटा रीजन है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका विभाज्योतिकी कोशिकाओं का क्षेत्र है, या इसी को आप कह सकते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में आप सबको पहले से ही पता है, क्लास 8th से ही आप पढ़ रहे हैं कि जो प्लांट्स में रूट होती है, रूट की टिप पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है, लगातार निरंतर सेल डिवीजन होता रहता है। सेल डिवीजन के उपरांत, सेल डिवीजन के बाद उसी के फलस्वरूप क्या होता है, ग्रोथ करती हैं जड़ें, यानी लंबाई में अपने आप को बढ़ा पाती हैं, क्योंकि सेल में डिवीजन होता है और उसकी संख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है। एक समय के बाद आप सबको पता है, जैसे पौधा बिल्कुल छोटा, एक बीज है, बीज से अंकुरित कराया गया उसको, उसमें पौधा बना, और पौधा बनने के बाद वो धीरे धीरे डेवलप करता है या विकसित होता है, ग्रोथ होती है उसमें। उसके बाद मैच्योरिटी के बाद पौधों में भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, फिर दोबारा से बीज, वो साइकिल चलता रहता है। लेकिन उस साइकिल में जब पौधा बीज के रूप में था और उसके बाद फिर वो पौधे के रूप में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हो रही है, लगातार ग्रोथ हो रही है। तो लेकिन क्या एक समय के बाद जब पौधे में मैच्योरिटी आ जाती है, तो क्या पौधे का डेवलपमेंट जो लंबाई में, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो डेवलपमेंट क्या रुक नहीं जाता, या ये कहें कि उस डेवलपमेंट की जरूरत खत्म नहीं हो जाती है? उस डेवलपमेंट की जरूरत, जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो उसको बड़ा होने की या लंबा होने की जरूरत नहीं रह जाती है, तब उसकी ग्रोथ दूसरे तरीके से होती है। तो जैसे आम का पेड़ है, एक लिमिट तक बढ़ता है। हम अगर ह्यूमंस की भी बात कर लें, इंसानों की भी बात कर लें, तो लंबाई एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद लंबाई नहीं बढ़ती, उसके बाद ग्रोथ दूसरे प्रकार की होने लगती है शरीर में, जब मैच्योरिटी आती है। उसी तरह से पौधों के केस में भी जब पौधों में मैच्योरिटी आने लगती है, तो जो ये रूट, जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, इनकी डिवीजन करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है और इनकी डिवीजन करने की जरूरत भी खत्म हो जाती है। तब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हैं, परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अब आप ये समझिए, जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि टिश्यूज जो हैं वो प्लांट्स में दो तरीके के पाए जाते हैं, एक तो विभाज्योतक ऊतक पाए जाते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरे टाइप के पाए जाते हैं परमानेंट टिश्यूज, यानी कि स्थायी ऊतक। तो विभाज्योतक ऊतक जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, यही इनकी विभाजन की जरूरत खत्म हो जाने पर विभाजन की क्षमता खो देते हैं और स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जड़ में आपका विभाज्योतिकी कोशिकाओं का क्षेत्र है। यानी कि कितने क्षेत्र हो गए, एक तो हो गया मूल रोम, रूट हेयर्स, दूसरा हो गया रूट कैप, रीजन ऑफ मैच्योरिटी, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब कितने पार्ट्स हो गए ये आपको देख लेना है, मूल रोम, रूट हेयर्स, रूट कैप, रीजन ऑफ मैच्योरिटी, इलॉन्गेशन एंड मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब जड़ के क्षेत्र में आप सबसे पहले रूट कैप के बारे में हम जान लेते हैं कि रूट कैप जो है वो क्या होती है। मूल गोप क्षेत्र, मूल गोप क्षेत्र जो है वो कैसा होता है, इसको हम मूल गोप कहते हैं। यानी कि रूट कैप वाला रीजन है, उसको हमने इलांगेट, आप उसको जूम आउट करके देखते हैं। इसमें क्या है, ये जड़ के शीर्ष पर आवरण है, यानी कि ये जड़ के टिप पे कवरिंग है और ये जड़ के कोमल शीर्ष की रक्षा करता है।
यानी कि जड़ का जो बहुत नाजुक पार्ट है, कोमल टिप है उसका, उसके प्रोटेक्शन का काम करता है। इसीलिए इसके नाम से आप समझ सकते हैं रूट कैप, यानी कि जड़ का ढक्कन। जड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कवरिंग होती है वो रूट कैप कहलाती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि रूट का जो एपेक्स है वो थिम्बल लाइक रूट कैप से ढका रहता है, या पेन के जो रिफिल है उससे इंक बह न जाए इसलिए कैप लगाते हैं, तो उससे आप याद कर लेंगे कि पेन के कैप की तरह रूट की प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है। जैसे पेन के निब की प्रोटेक्शन के लिए पेन पे कैप लगता है, उसी तरह से रूट के बहुत कोमल डेलिकेट जो उसका टिप होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी रक्षा के लिए क्या लगा होता है, रूट कैप जो है वो कवर्ड करता है उसके रूट के टिप को। रूट जब सॉइल के अंदर अपना रास्ता बना रही होती है, जैसे रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, जड़ें डेवलपमेंट के समय पे अगर हम देखें, अगर हम सोचें तो जड़ को, बीज को हम जमीन में बोते हैं तो बीज को हम उतनी गहराई में नहीं बोते, उसमें जब जड़ निकलनी शुरू होती है तो जड़ क्या है, जमीन में अंदर की तरफ अपने आप को डेवलप कर रही होती है। जब रूट सॉइल के अंदर अपना रास्ता बना रही होती है तब रूट कैप क्या करती है, जो उसका टेंडर अपेक्स है, जो उसका कोमल शीर्ष है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कोमल शीर्ष को आप क्या कह सकते हैं, कोमल शीर्ष को आप टेंडर अपेक्स कहते हैं। कोमल शीर्ष को आप टेंडर अपेक्स कहते हैं। टेंडर का मतलब कोमल और अपेक्स का मतलब शीर्ष। तो ये हो गई आपकी रूट कैप की बात। अब इसमें आप इसको बिल्कुल ब्रीफ में समझ लिया आपने कि रूट कैप क्या चीज होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, ये आपका रूट कैप वाला क्षेत्र है बिल्कुल नीचे, ये आपका रूट कैप का क्षेत्र है, ये पूरा, ठीक है। और उसके बाद ये उसकी जस्ट ऊपर ये जो भाग यहाँ पर लगातार सेल डिवीजन हो रहा है, ये आपका क्या है, विभाज्योतक उतरने मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद रूट कैप के जस्ट ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी विभाज्योतकी कोशिकाओं का क्षेत्र होता है। क्या होती है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। इसको बार बार हम इस तरह से समझेंगे, इस तरह से याद रखेंगे कि ऐसा रीजन जिसमें लगातार जो सेल्स हैं वो डिवीजन कर रही हैं, लगातार विभाजित होती रहती हैं, वो विभाज्योतकी कोशिकाओं का क्षेत्र कहलाता है। ये मूल गोप क्षेत्र के ठीक ऊपर मौजूद होता है ना, यानी रूट कैप के जस्ट ऊपर ये मौजूद होता है। और यहाँ जो कोशिकाएं होती हैं, जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो बहुत छोटी छोटी पतली भित्ति वाली और सघन प्रोटोप्लाज्म वाली होती है, क्योंकि जितनी भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में सेल्स इन्वॉल्व होती हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो बहुत ज्यादा डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि सघन प्रोटोप्लाज्म या सघन जीव द्रव्य उसमें पाया जाता है। तो क्या हो गया, रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर रीजन की मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। इस रीजन की सेल्स जो हैं वो बहुत छोटी होती हैं और उनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है या सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। और विभाज्योतकी कोशिकाओं का क्षेत्र है तो अंडरस्टूड है कि इस रीजन की सेल्स जो हैं वो बार बार क्या करती रहती हैं, इस रीजन की सेल्स बार बार डिवीजन करती रहती हैं, या इस रीजन की सेल्स बार बार विभाजित होती रहती हैं, ठीक है। तो अब 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स, एक तो रूट कैप के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली और सघन प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि डिवीजन के लिए डेंस प्रोटोप्लाज्म का होना, सघन जीव द्रव्य का होना जरूरी है, और बार बार डिवीजन करते रहते हैं, या विभाज्योतकी कोशिकाओं का जो क्षेत्र है उसमें विभाजन लगातार होता रहता है तब तक जब तक वो मैच्योरिटी फेज में ना पहुंच जाएं, ठीक है। अब उसके जस्ट ऊपर और कौन सा क्षेत्र होता है, उसके जस्ट ऊपर होता है आपका रीजन ऑफ इलांगेशन, यानी कि दीर्घीकरण का क्षेत्र। दीर्घीकरण के क्षेत्र में क्या है
कि दीर्घीकरण के क्षेत्र में मेरिस्टेमेटिक रीजन के पास जो सेल्स शीघ्रता से और लंबाई में, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन बात हो रही है दीर्घीकरण के क्षेत्र में, इसमें क्या है कि इसमें जो सेल्स हैं वो लंबाई में बढ़ती हैं और रूट्स की लंबाई भी बढ़ाती हैं। अब क्योंकि ये रीजन ऑफ इलॉन्गेशन है तो इसमें पाई जाने वाली सेल्स जो है वो रूट्स की लंबाई को बढ़ाने का काम करती हैं। ये कहाँ होती है प्रेजेंट? ये विभाज्योतक क्षेत्र के ठीक ऊपर का क्षेत्र होता है, यानी कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जस्ट ऊपर वाला पार्ट आपका रीजन ऑफ इलॉन्गेशन कहलाता है। यहाँ पर कोशिकाएं तेजी से लंबाई में बढ़ जाती हैं और क्या होता है, लंबाई में जड़ के विकास में ये मदद करती हैं, यानी कि जड़ जो है लंबाई में अपनी इलॉन्गेशन करती है और सॉइल में डीप वो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है बच्चों परिपक्वन का क्षेत्र या रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। क्या आता है आपका? रीजन ऑफ मैच्यूरेशन आता है। रीजन ऑफ मैच्यूरेशन क्या है? पहले पार्ट्स आप देख लेंगे, 3 तो रीजन बताए जा रहे हैं आपको और एक आपको रूट कैप का पार्ट बताया जा रहा है। ठीक है, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन में क्या आता है? परिपक्वन वाला क्षेत्र, ये आपका रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के जस्ट पास वाला क्षेत्र है। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के समीप जो क्षेत्र प्रेजेंट होता है, उसके पास जो क्षेत्र प्रेजेंट होता है वो रीजन ऑफ मैच्यूरेशन कहलाता है। रीजन ऑफ मैच्यूरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये आपकी विभेदित होती हैं, यानी कि उसमें विभाजन हो चुका होता है और वो मैच्योर सेल्स होती हैं। क्योंकि वो रीजन ऑफ मैच्यूरेशन में प्रेजेंट है इसलिए आप कह सकते हैं कि दीज सेल्स आर मैच्योर सेल्स। रीजन ऑफ मैच्यूरेशन में कुछ एपिडर्मिस सेल्स से बहुत पतली और डेलिकेट धागे नुमा संरचना निकलती है और वो आपकी रूट हेयर्स कहलाती है ना। अब रूट हेयर्स का क्या काम है ये हमने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है कि रूट हेयर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे के क्षेत्र में एपिडर्मल कोशिकाओं से बने बहुत महीन नाजुक धागे जैसी संरचना, अगर हम एक जड़ को आप देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे रेडिश सबके घर में आ रही होगी, मूली या गाजर सबके घर में आ रही होगी। आप मूली को लेकर के देख सकते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों कि छोटी छोटी हेयर्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, उसमें छोटी छोटी हेयर्स भी प्रेजेंट होती है, नाजुक धागे जैसी संरचना जिसको हम निकाल देते हैं या छील के क्लीन कर देते हैं। तो ये जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं ये रूट हेयर्स कहलाती हैं, या कह सकते हैं कि जड़ के ऊपर पाया जाने वाला कोमल धागे नुमा बाल। रूट हेयर्स का मतलब जड़ के बाल। रूट हेयर्स का काम क्या है? रूट हेयर्स जो है वो मिट्टी से पानी को यानी कि वाटर को और खनिजों यानी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, अवशोषित करने का काम करती हैं। ये कौन करता है? मूल रोम ये काम को परफॉर्म करते हैं, यानी कि रूट हेयर्स जो हैं वो पौधे के खाना पानी बनाने वाली प्रोसेस की शुरुआत कर देते हैं। पानी को जमीन से खींचने का काम, मिनरल्स को जमीन से खींचने का काम, या किसान जो खाद पानी डालता है खेतों में उसको पौधे के अंदर लेने का काम कौन करती है? रूट हेयर्स ही करती हैं। तो रूट हेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी जड़ का। अब आपने जड़ों के बारे में देखा कि जड़ जो है वो उसमें क्या पाया जाता है? मूल रोम पाया जाता है। उसमें और क्या पाया जाता है? आपका रूट कैप प्रेजेंट होता है। आपका और क्या प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए स्पेशलाइज्ड रीजन होता है। जड़ों की लंबाई बढ़ाने के लिए भी आपका स्पेशलाइज्ड रीजन होता है और हर एक रीजन में उसी प्रकार का काम करने वाली सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिस तरीके का उनको काम दिया गया है। श्रम का विभाजन होता है और उसी अनुसार वो अपने काम को पूरा करती हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है क्योंकि हमें ऑल अबाउट रूट्स पढ़ना है, जड़ों के बारे में सब कुछ पढ़ लेना है, तो अब आपको पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, यानी कि जड़ें अपने आप को किस तरीके से जरूरत के अनुसार रूपांतरित भी कर सकती हैं। जड़ों में मॉडिफिकेशन होता है या जड़ों अपने आप को
संशोधित कर लेती हैं, जरूरत के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेती हैं। कुछ पौधों में जड़ों को एब्जॉर्प्शन और चालन के अलावा अन्य कार्य करने के लिए रूपांतरित कर दिया जाता है या संशोधित हो जाती हैं वो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपका फूड प्रोडक्शन, फूड स्टोरेज का काम है, खाद्य भंडारण के लिए जड़ें जो है वो स्वोलन रूट्स होती हैं, सूज जाती हैं या बड़ी मोटी हो जाती हैं, तो जड़ों को भी हम क्या करते हैं, फूड स्टोर हो जाता है उसमें, इसलिए उनको भी हम खाते हैं। सहारा लेने के लिए भी जड़ें जो है आपकी हेल्पफुल होती हैं पौधे में। और आपकी न्यूमेटोफोर्स के बारे में हम बात करेंगे, हम और जड़ों के बारे में बात करेंगे जो आपका संशोधित हो जाती हैं अलग अलग कार्यों को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आप ये देख रहे हैं डायग्राम, गाजर, शकरकंद और शलजम। ये क्या है? ये तीनों जो हैं ये जड़ों का उदाहरण है, लेकिन इनको हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए, हम इनको खा सकते हैं। दे आर ईटेबल रूट्स, कह सकते हैं कि ये खाने योग्य जड़ें होती हैं। तो खाने योग्य जड़ों में क्या है, कुछ प्लांट्स की जो रूट होती है वो पानी और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के अलावा, कंडक्शन के अलावा और दूसरे काम करने के लिए अपने शेप को और स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेती है, रूपांतरित कर लेती है। और ये मॉडिफिकेशन अलग अलग काम के लिए हो सकते हैं। जैसे कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है जिससे पौधे को सपोर्ट मिले, कुछ मॉडिफिकेशन ऐसा हो सकता है कि जिससे पौधे का जो स्टोरेज है फूड का वो कंप्लीट हो जाए, या कुछ मॉडिफिकेशन ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे परिस्थिति के अनुसार रेस्पिरेशन की प्रोसेस अच्छी ना हो पा रही हो तो वो अपने आप को मॉडिफाई कर ले ताकि श्वसन की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो सके। तो आप देख रहे हैं जैसे गाजर है, आपका शलजम है इसमें, और स्वीट पोटैटो, इसमें जो है क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि इसमें कौन सी जड़ मूसला है, टैप रूट है, और कौन सी इसमें, मतलब इन तीनों में कौन से टाइप का रूट सिस्टम पाया जाता है? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें टैप रूट किस में है और दूसरा प्रकार का रूट जो है वो कौन सा सिस्टम है और किस में है? तो बच्चों, आपके गाजर में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, आपकी शलजम में भी टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। यानी कि गाजर और शलजम जो है ये दोनों मूसला जड़ तंत्र का एग्जाम्पल है। लेकिन आपको शकरकंद दिखाई पड़ रही है, स्वीट पोटैटो दिखाई पड़ रही है। स्वीट पोटैटो जो है, इसको अगर कभी आपने देखा हो तो जब इसको निकालते हैं तो ये एकदम गुच्छे के रूप में लगी होती है, होती जड़ है लेकिन ये गुच्छे के रूप में आपको नहीं, बहुत सारी एक साथ। जैसे गाजर आप अगर उखाड़ेंगे जमीन से तो आपको एक गाजर उखड़ेगी ना, एक पौधे को उखाड़ने पर एक गाजर बाहर निकलेगी, मतलब वो सिंगल रूट है, उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है क्योंकि उसमें खाने का भंडारण हो गया, फूड का स्टोरेज हो गया। लेकिन अगर आप किसी एक शकरकंद के पौधे को उखाड़ते हैं तो आपको एक शकरकंद का ट्यूबर नहीं मिलेगा। ये जो दिखने में आपको ट्यूबर जैसा दिखाई पड़ रहा है ये एक्चुअल में जड़ है, लेकिन आपको बहुत सारी निकल के आ जाएगी, बहुत सारी शकरकंदी दिखाई पड़ेगी। तो क्या है वो अपस्थानिक जड़ तंत्र, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है और उसका पूरा का पूरा गुच्छा बाहर आ जाएगा। तो एडवेंटिशियस रूट जो है वो भोजन को स्टोर करने के कारण फूल जाती है शकरकंद में, और टैप रूट जो है गाजर में और शलजम में ये भी भोजन को स्टोर करने के कारण फूल जाती है। यानी कि स्वोलन रूट्स हैं ये, जिसमें फूड का स्टोरेज हो जाता है। उदाहरण के लिए गाजर और शलजम की मूसला जड़ें और शकरकंद की अपस्थानिक जड़ें, या कैरेट और टर्निप की टैप रूट्स और स्वीट पोटैटो की एडवेंटिशियस रूट्स। अब दूसरी तरीके से जड़ अपने आप को रूपांतरित कर सकती है, वो है आपकी सहारा जड़ें। सहारा जड़ें, या जिनको आप क्या कहते हैं, जिनको आप प्रॉप रूट्स कहते हैं। सहारा जड़ों को आप क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स भी कहते हैं। जैसे आपका बरगद का पेड़ है, तो बरगद के पेड़ में पेड़ इतना विशाल काय होता है कि उसको सपोर्ट देने के लिए बहुत सारी लटकने वाली, मतलब जड़ें जो है, आपको हैंगिंग स्ट्रक्चर बहुत सारा दिखाई पड़ता है, और वो क्या होता है, उसको आप प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये क्या है? ये
ये सहारा जड़ें हैं और सहारा जड़ों को आप क्या कहते हैं, इनको आप प्रॉप रूट्स कह सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके प्रॉप रूट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं बरगद के पेड़ में ऐसे लंबी लंबी ये जड़ें जो है ऐसे लंबी लंबी ऊपर से लेकर नीचे तक लटकती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो बरगद के विशालकाय पेड़ को सहारा देने के लिए लटकी हुई जड़ें जो हैं वो इसमें क्या पाई जाती हैं, हैंगिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। हैंगिंग स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉप रूट की तरह काम करते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, हैंगिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, प्रॉप रूट कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, ये भी आपका जड़ में संशोधन है या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। ये भी क्या है, ये भी आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। तो पहला मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया जिसमें जड़ जो है अपने आप को चेंज कर ले रही है, रूपांतरित कर ले रही है फूड के स्टोरेज के लिए, है ना। दूसरे प्रकार में आपने देखा कि जड़ अपने आप को मॉडिफाई कर ले रही है, रूपांतरित कर ले रही है या उसमें संशोधन हो जा रहा है। और हैंगिंग स्ट्रक्चर जो है बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं। उसी के बाद आपकी ये जड़ें हैं जिनको आप स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। ये पाबांसर जड़ें होती हैं जिनको आप क्या कह सकते हैं, स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। ये आपकी हैं स्टिल्ट रूट्स। ठीक, स्टिल्ट रूट्स कौन सी होती हैं, जैसे कि आप गन्ने में या मक्के के पेड़ में देखते हैं। तो गन्ने का मतलब आपका शुगर केन हो गया है ना, गन्ने का मतलब आपका शुगर केन और मक्के का मतलब आपका मेज। मेज, इन दोनों की जड़ों में आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों की जड़ों में स्टेम, इसकी ये क्या है, ये स्टेम है। ये किसी का ये क्या है, गन्ने का तना है, ये स्टेम है। तो देख रहे हैं कि स्टेम्स में भी नोड्स पे बहुत सारी जड़ें निकली हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये क्या है, नोड्स हैं, ये संधियां हैं। संधियों पर भी जड़ मौजूद है। संधियों पर, तने की संधियों पर जड़ आती है, जड़ मिलती है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, मॉडिफिकेशन है। इसमें तने की निचली गांठों से निकलने वाली सहायक जड़ें पाई जाती हैं और इनको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। ये क्या कहलाती हैं, स्टिल्ट रूट्स कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और जो एक मॉडिफिकेशन होता है जड़ों में पाया जाता है, ये है, ये एग्जाम में भी बहुत आता है ना, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें या तो मैंग्रोव के नाम से पूछा जा सकता है या न्यूमेटोफोर्स, व्हाट इज न्यूमेटोफोर्स, ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, जैसे न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स एक इस प्रकार की जड़ें हैं, जड़ें जो जमीन से बाहर निकलती हैं। जैसे मान लीजिए ये है जमीन, तो जड़ें क्या करती हैं, इससे बाहर निकलती हैं। मान लीजिए ये है जमीन, तो जड़ें ऐसे ऊपर की तरफ बाहर निकल आती हैं, ऐसे। मतलब आपने हमेशा जड़ों को नीचे की तरफ ग्रो करते हुए देखा होगा, लेकिन इसमें जड़ें जो है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करने लगती हैं। तो जड़ें जो जमीन से बाहर निकल आती हैं और अपने रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर बढ़ती हैं, ये क्या कहलाती हैं, न्यूमेटोफोर्स कहलाती हैं, या इनको आप मैंग्रोव रूट्स भी कहते हैं। और ये आपका एग्जाम्पल है राइजोफोरा। इसमें दलदली क्षेत्र में उगने वाला जो राइजोफोरा है, इसमें आपका मैंग्रोव रूट्स पाई जाती हैं। मैंग्रोव प्लांट्स इनको कहते हैं और इनमें जो जड़ें पाई जाती हैं श्वसन के लिए बाहर निकल आती हैं, वो न्यूमेटोफोर्स कहलाती हैं। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने रूट्स का पूरा सब कुछ रूट्स के बारे में जान लिया है कि किसी भी जड़ में कितने प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है, रूट कैप, रूट हेयर्स, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मैच्योरिटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके बाद जड़ें कितने प्रकार से अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं आवश्यकता अनुसार, कार्य के अनुसार, उसके बारे में आपने जाना।
मैंने आपको बताया निमेटोफोर्स वाला मैंग्रोव प्लांट्स वाला एग्जाम्पल जो दिया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्लास में जुड़ते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।